हेलो एवरीवन, माई सेल्फ इज आर के पटेल और हम लोग साइटोलॉजी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ रहे थे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हम लोग दो मॉडल पढ़ चुके थे। एक था सैंडविच मॉडल जिसको ट्राइलेमिनर मॉडल बोलते थे और दूसरा था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो कि रॉबर्टसन ने दिए हुए थे। तो दोनों में हम लोग बहुत सारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी सीखे थे। वहाँ पे बाइफॉस्फोलिपिड कैसे होती है, लिपिड नेचर क्यों होता है, ये सारे कंसेप्ट वहाँ पे सीखे थे। और आज थर्ड जो मॉडल है जो कि मोस्ट एक्सेप्टेबल है यानी लेटेस्ट मॉडल जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जो कि सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 ईस्वी में दिया था। तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल के अकॉर्डिंग हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट ने दिए थे? ये सिंगर एंड निकोलसन दिए थे। सिंगर एंड निकोलसन इन 1972 में सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूइड मोजाइक मॉडल यानी अभी तक के लेटेस्ट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल है वो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है और वो सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 ईस्वी में दिया था। आपको दोनों चीज याद रखनी है, ये भी और ये भी, दोनों चीज आपको याद रखनी है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं ये आरबीसी का प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हम लोग आरबीसी का स्टडी कर रहे हैं और 1950 ईस्वी के बाद ही हमारा प्रॉपर स्टडी हो पाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, क्योंकि 1950 से पहले जो सिंपल माइक्रोस्कोप थे तो उससे प्रॉपर स्टडी हम लोग नहीं कर पाए। 1950 के बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब आया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उसके बाद हम लोग प्रॉपर स्टडी कर पाए और बहुत सारे एडवांस टेक्नोलॉजी है, उसके बाद हम लोग प्रॉपर स्टडी कर पाए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना मेनली बनी होती है किसकी चीज का? मेनली जो स्ट्रक्चर है वो बना होता है लिपिड का, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। तो आइए देखिए यहाँ भी वही वैसा ही कुछ है। जो प्रोटीन का जो थिकनेस होता है ना, यहाँ 20 to 25 एंगस्ट्रॉम होता है और जो फॉस्फोलिपिड का थिकनेस होता है यानी लिपिड का थिकनेस होता है 35 to 50 एंगस्ट्रॉम होता है। यहाँ भी वही है। और ये प्रोटीन का जो है यहाँ भी 20 to 25 और दोनों को जब जोड़ते हैं तो यहाँ भी 75 to 100 एंगस्ट्रॉम आता है। तो ये जो क्या है, ये है PLLP यानी प्रोटीन लिपिड प्रोटीन। ये थिकनेस होती है। देखिए यहाँ पे मेन स्ट्रक्चर जो मेड अप जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है मेनली क्या क्या चीज से बना होता है? एक तो लिपिड होता है, दूसरा होता है प्रोटीन और एक कार्बोहाइड्रेट। इसका स्ट्रक्चर ये तीन ही चीज से मिलकर बना होता है। तो देखिए लिपिड का बाइलेयर है, फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर होता है, प्रोटीन ऊपर नीचे पेरिफेरल प्रोटीन और बीच में जो धंसे हुए प्रोटीन है उसको बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं लिपिड की। तो लिपिड की सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि लिपिड, पहली बात हम लोग स्ट्रक्चर में लिपिड की करते हैं। लिपिड का मेन कंपोनेंट है वो है फॉस्फोलिपिड। क्या है? फॉस्फोलिपिड के चलते फॉस्फोलिपिड ये मेन कंपोनेंट है, इसका मेन कंपोनेंट है। फॉस्फोलिपिड को फॉस्फोग्लिसराइड भी बोल देते हैं। तो इस फॉस्फोलिपिड जो होती है, देखिए फॉस्फोलिपिड हम लोग पढ़े थे कि ये हेड होती है और ये टेल होती है। जो हेड होता है वो पोलर होता है। हेड क्या होता है? हेड होता है पोलर। हेड होता है हाइड्रोफिलिक के साथ क्या है? पोलर है। और टेल जो होता है हाइड्रोफोबिक। ये क्या होता है? हाइड्रोफोबिक के साथ साथ नॉन पोलर होता है, नॉन पोलर। तो और इसमें जो डबल बॉन्ड आने के कारण यहाँ पे किंक हो जाता है, थोड़ा सा टेढ़ापन, जिसको प्रॉपर पैकिंग नहीं हो पाती है। और डबल बॉन्ड वाले को क्या बोलते हैं? ये दोनों क्या है? ये हेड है और ये दोनों फैटी एसिड है, ये भी फैटी एसिड। तो इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, सब सिंगल बॉन्ड है। इसमें हम लोग बताते हैं कि 16 कार्बन होता है जैसे पाल्मेटिक एसिड के जैसा। तो 16 कार्बन वाले फैटी एसिड है यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यहाँ पे है। और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाता है जिसके कारण यहाँ पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है यहाँ पे प्रॉपरली पैकिंग नहीं हो पाता, इसके कारण ये इसमें लिक्विड का नेचर आ जाता है, लिक्विडनेस। और लिक्विडनेस आने के कारण फ्लूइडिटी बढ़ जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जो टेल है इसी के कारण फ्लूइडिटी इसमें मेम्ब्रेन में आ जाती है। तो ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे। तो ये हमारा रहा फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर, हम लोग पहले भी पढ़े थे और ये अभी हम लोग थोड़ा सा सीख लिए हैं। तो इसी के कारण जो स्ट्रक्चर जो ये है ना फॉस्फोलिपिड, इसके कारण फ्रेम बनती है। ये क्या फ्रेम बनाने में हेल्प करती है। फ्रेम बनाने के साथ साथ स्ट्रक्चर में भी हेल्प करती है, स्ट्रक्चर बनाती है।
और मेम्ब्रेन को फ्लूडिटी प्रोवाइड करती है, फ्लूडिटी, फ्लूइड जैसा मेम्ब्रेन बिहेव करता है, क्योंकि टेल में जो है फॉस्फोलिपिड की वजह से फ्लूडिटी आती है। फॉस्फोलिपिड अगर आंसर में नहीं है तो आप लिपिड मान सकते हैं कि फ्लूडिटी किसके कारण होती है, लिपिड के कारण, या लिपिड है तो फॉस्फोलिपिड। अब दूसरी कंपोनेंट लिपिड कहीं आती है, कोलेस्ट्रॉल। दूसरा कंपोनेंट क्या आता है, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्टेरॉल, कोलेस्ट्रॉल जो होती है ना वो रिजिड स्ट्रक्चर है। कोलेस्ट्रॉल क्या है, एक रिजिड सब्सटेंस है, रिजिड, थोड़ा सा सॉलिडनेस या रिजिड कह दीजिए, इससे सॉलिडनेस आती है, सॉलिड, सॉलिड आती है। सॉलिड के आने के कारण चलते ही इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में थोड़ी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें एक बहुत सारा लिक्विड ढांचे में है, फ्लूइडिटी ज्यादा है, उसमें थोड़ा सा सॉलिड है। देखिए ये कोलेस्ट्रॉल है, जहाँ पे हरा वाला कलर है इसमें, ये कोलेस्ट्रॉल हर जगह दिखा रहे हैं, ये कोलेस्ट्रॉल का है। तो कोलेस्ट्रॉल की क्या काम है कि इसको सॉलिडिटी प्रोवाइड करना, यानी कि सॉलिड स्ट्रक्चर है, उसमें थोड़ा सा सॉलिडिटी लाना कि आसानी से ब्रेकेबल ना हो, तो ये इससे स्टेबिलिटी आती है। तो फ्लूइडिटी और रिजिडिटी यानी फ्लूइड और सॉलिड के कारण इस मेम्ब्रेन को हम लोग बोल देते हैं क्वासी फ्लूइड नेचर का, यानी क्वासी फ्लूइड नेचर किसके कारण, फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल के कारण क्वासी फ्लूइड नेचर का आता है। क्या है, क्वासी फ्लूइड नेचर का, क्वासी फ्लूइड, क्वासी फ्लूइड नेचर का यही के कारण है। अगर कोई पूछे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्वासी फ्लूइड क्यों नेचर का होता है, क्योंकि इसमें फॉस्फोलिपिड के कारण फ्लूइडिटी आती है, क्योंकि यहाँ टेल में यहाँ पे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की किंग बनती है, प्रॉपर पैकिंग नहीं हो पाती, इससे फ्लूइडिटी आती है। और कोलेस्ट्रॉल के जैसे सॉलिडनेस आता है, तो दोनों को मिलाकर हम लोग क्वासी फ्लूइड बोलते हैं, कि क्वासी फ्लूइड नेचर का है, इन्हीं के कारण क्वासी फ्लूइड नेचर आता है। तो ये हो गया फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का ये स्ट्रक्चर, फॉस्फोलिपिड। और इसमें मेन बात पहले भी हम लोग पढ़ चुके थे कि जो हेड है फॉस्फोलिपिड का हेड, फॉस्फोलिपिड का हेड क्या है, हाइड्रोफिलिक। तो सेल के अंदर पानी है, सेल के अंदर पानी, सेल के बाहर पानी, सेल के अंदर पानी, सेल के बाहर पानी। तो हाइड्रोफिलिक है, तो हाइड्रोफिलिक यहाँ भी कुछ बॉन्ड बनाए रखेंगे, यहाँ पे भी बॉन्ड बनाए रखेंगे, और यहाँ भी बॉन्ड बनाए रखेंगे, क्योंकि ये प्रोटीन भी कुछ पोलर सब्सटेंस है, और हाइड्रो इसका हेड जो पोलर है, तो आपस में दोनों हाइड्रोजन एंड आयनिक बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। और जो टेल है वो अंदर के साइड में है, जो टेल है वो इनवार्ड है। टेल क्या है, ये जो टेल है वो इनवार्ड है, इनसाइड कर दीजिए। इनसाइड क्यों है, टेल इनसाइड क्यों है, तो ये प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्वस मीडियम, एक्वस इन्वायरमेंट कर दीजिए, एक्वस इन्वायरमेंट, एक्वस इन्वायरमेंट से ये प्रोटेक्ट करती है, बचाती है। तो टेल इनसाइड क्यों, तो टेल इनसाइड इसलिए क्योंकि एक्वस इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करती है, और पोलर हेड बाहर की तरफ है, और प्रोटीन पेरिफेरल प्रोटीन से कुछ बॉन्ड बनाए रहते हैं। तो देखिए इसमें अब लिपिड की बात कर लिए, अब हम लोग बात करने वाले हैं प्रोटीन की। लिपिड की बात हो गई, अभी प्रोटीन की बात करते हैं। अब प्रोटीन देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर में अगर हम समझे तो बाइलेयर फॉस्फोलिपिड है, और जो बाहर है उसको बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। क्या है ये, बाहर है पेरिफेरल, और बाहर के साथ आप देख रहे हैं कि कुछ अंदर भी धंसे हुए हैं। तो जो अंदर धंसे हुए हैं इसको बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। जो अंदर धंसे हैं ये है, जो टनल या चैनल है, कैरियर प्रोटीन है, ये सब क्या है, इंटीग्रल प्रोटीन है। इंटीग्रल प्रोटीन का एक नाम है इंस्ट्रिंजिक प्रोटीन, और जो पेरीफेरी है बाहर उसको बोलते हैं एक्सट्रिंजिक प्रोटीन। जैसे प्रोटीन को हम लोग अगर डिवाइड करें तो प्रोटीन जैसे है प्रोटीन, तो प्रोटीन को ऑन द बेसिस ऑफ एक्सट्रैक्शन कितना आसानी से हम लोग अलग कर सकते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग इसको डिसाइड करते हैं। प्रोटीन को ऑन द बेसिस ऑफ, उसको अलग कैसे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इजी ऑफ एक्सट्रैक्शन, यानी आसानी से हमको अलग करने के विधि से हम लोग इसको दो तरह से इसको डिवाइड करते हैं, दो पार्ट में। एक आता है इंटीग्रल प्रोटीन, यानी कि जो बीच धसे हुए हैं, इंटीग्रल प्रोटीन, या फिर इसको इंस्ट्रिंजिक प्रोटीन बोलते हैं, इंस्ट्रिंजिक प्रोटीन भी बोल देते हैं। और जो बाहर है पेरिफेरल, एक क्या होता है पेरिफेरल, एक पेरिफेरल है, यानी बाहर है पेरिफेरल। अब इंटीग्रल प्रोटीन में भी दो होती हैं। इंटीग्रल प्रोटीन में दो तरह की होती हैं, एक होती है कंप्लीटली व्यूड, मतलब पूरे
लेयर में है कंप्लीटली ब्यूड, और एक होती है पार्शियली ब्यूड, मतलब पार्शियली धसे हुए, और एक होती है कंप्लीटली धसे हुए। ये देखिए, और कंप्लीटली ये जो है, ये जो टनल है, टनल प्रोटीन, ये पूरे में फॉस्फोलिपिड के साथ एसोसिएटेड है, पूरे टाइटली पैक्ड है, टाइटली पैक्ड है, हर जगह टाइटली पैक्ड है, पूरे लेयर में है। ये टनल प्रोटीन या चैनल प्रोटीन पूरे लेयर में। ये क्या है? कंप्लीटली ब्यूड है। ये क्या है? कंप्लीटली ब्यूड, कंप्लीटली ब्यूड यानी पूरे तरह से धसे हुए हैं। और एक होती है ये जो है, ये वाला ये पार्शियली ब्यूड है। क्या है? पार्शियली ब्यूड। इंटीग्रल प्रोटीन दो तरह के, एक तो कंप्लीटली ब्यूड है, एक पार्शियली ब्यूड है, मतलब कंप्लीटली धसे हुए हैं, एक पार्शियली धसे हुए हैं। तो ये दो तरह के, एक कंप्लीटली ब्यूड है, कंप्लीटली धसे हुए हैं, और एक है, या इसको एक और नाम है ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन भी का नाम है इसका। और दूसरा क्या है? पार्शियल प्रोटीन, पार्शियल प्रोटीन, वो भी धसे हुए हैं लेकिन पार्शियली धसे हुए हैं, पार्शियल प्रोटीन। अब देखिए, कंप्लीटली ब्यूड जो है, कंप्लीटली ब्यूड ये तो टनल के फॉर्म में है, या फिर चैनल के फॉर्म में, या फिर कैरियर प्रोटीन के फॉर्म में, और एक और आते हैं पोरिन के फॉर्म में भी जो होते हैं, वो भी कंप्लीटली ही ब्यूड होते हैं। तो ये जो तीन, ये जो है कंप्लीटली ब्यूड, ये कुछ टाइप है, एक तो टनल या चैनल के फॉर्म में, टनल या चैनल, फिर एक कैरियर प्रोटीन, कुछ पोरिन प्रोटीन जो है ना, वो हमारे 3 जगह मिलता है, सिर्फ 3 जगह। एक बैक्टीरियल मेम्ब्रेन में, एक आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और एक आउटर प्लास्टिड में। बैक्टीरियल मेम्ब्रेन में मिलते हैं, बैक्टीरियल मेम्ब्रेन मिलते हैं। दूसरा माइटोकॉन्ड्रियल, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और थर्ड जो होती है आउटर प्लास्टिड, आउटर क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट, आउटर प्लास्टिड मेम्ब्रेन में, प्लास्टिड के आउटर मेम्ब्रेन में। जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, ये माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया का 2 लेयर से डबल वाल लेयर है स्ट्रक्चर, ये माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो पोरिन प्रोटीन होंगे ना, आउटर वाल पे होंगे। पोरिन क्या होगा? आउटर वाल पे, जितने भी पोरिन प्रोटीन होगा ये पोरिन आउटर वाल पे होंगे। बैक्टीरिया के भी आउटर वाल पे, माइटोकॉन्ड्रिया जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, तो सब आउटर वाल पे होंगे पोरिन प्रोटीन। तो ये रहा प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सट्रैक्शन के आधार पे 2 तरह के, एक इंटीग्रल प्रोटीन, एक पेरिफेरल। इंटीग्रल को हम लोग इंस्ट्रिंसिक बोलते हैं, इंस्ट्रिंसिक, और पेरिफेरल को एक्सट्रिंसिक बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक। ये दोनों है, कितने आसानी से हम लोग अलग कर सकते हैं उसके आधार पे। जो इंटीग्रल प्रोटीन यानी कि इंटीग्रल मतलब बीच बीच में मेम्ब्रेन है 2 तरह के, एक तो कंप्लीटली धसे हुए रहेंगे और एक पार्शियली धसे हुए रहेंगे। कंप्लीटली धसे रहेंगे उसको बोलते हैं ट्रांसमेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन भी बोलते हैं। उसका जैसे टनल या चैनल वाला, या फिर कैरियर या पोरिन। देखिए, ये तो कंप्लीटली धसे हुए हैं, ये टनल वाले हैं, ये कंप्लीटली ब्यूड है, पूरे धसे हुए हैं, और एक पार्शियली धसे हुए हैं, कुछ जगह पर यहाँ पे बॉन्डेड है, पार्शियली धसे हुए हैं, और कुछ पूरे धसे हुए हैं, यानी कि कंप्लीटली, पार्शियली, और एक पेरिफेरल। ये इस तरह से प्रोटीन 3 तरह से अरेंज होते हैं, और ये हमारा प्रोटीन का पूरा पार्ट हुआ। जैसे और कहीं पे देखिएगा कि कहीं पे पंप प्रोटीन आ जाता है, पंप, जैसे सोडियम पोटेशियम पंप। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे सोडियम पोटेशियम है, सोडियम पोटेशियम आयन है, जो पोलर मॉलिक्यूल है, तो इसको हमको सेल के अंदर भेजना है। तो सेल के अंदर मान लीजिए सोडियम टनल है या चैनल है, तो सिर्फ सोडियम को ही अंदर जाने देगा, पोटेशियम को कभी आने नहीं देगा, चाहे वो रो क्यों न जाए, माथा पटक ले, लेकिन इसको पोटेशियम को अंदर नहीं जाने देगा। ये सोडियम चैनल है तो सोडियम को ही इधर से पहुंचाएगा, सोडियम ही सिर्फ आ सकता है, पोटेशियम को ये पास नहीं होगा। यानी कि सोडियम का ही गेट है, पोटेशियम का ही गेट नहीं है। पोटेशियम चाहे कुछ भी कर जाए, पास होने ही नहीं देगा, इसलिए पोटेशियम का कोई दूसरा टनल होगा तो अपने दूसरे टनल से पास करेगा। ये हुआ हमारा प्रोटीन का। प्रोटीन के बाद आता है कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट ने जो ये स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये बूंद बूंद करके दिखाया गया, ये क्या है? शुगर, यानी कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट कहिए, या इसको शुगर, एनसीईआरटी इसको शुगर के नाम से जानता है, शुगर दिया हुआ है।
और जो शुगर है ना, वो कौन सा शुगर रहते हैं, ओलिगोसेकेराइड जैसा होता है, यानी 2 से 10 यूनिट जो रहती है उसका। ये कौन सा शुगर रहते हैं, ओलिगोसेकेराइड वाले शुगर। कौन सा रहते हैं, ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड ओलिगोसेकेराइड मतलब क्या होता है, 2 से 10 यूनिट का उसका शुगर का जो रहेगा, 2 से 10 यूनिट का उसमें रहेगा ओलिगोसेकेराइड। इसका मेन काम क्या है, सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन। इसका मेन काम क्या है, इधर वाले हम लोग ब्रश कर देते हैं। इसका मेन फंक्शन क्या है, ओलिगोसेकेराइड या शुगर जो है उसका मेन फंक्शन है सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन। सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन, सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन करता है। मतलब है जैसे एक स्पर्म है, इधर से ये स्पर्म है और इधर ओवा है, ये है ओवा, ये स्पर्म। तो इसमें कुछ एंटी फर्टिलिटी हार्मोन यहाँ पे एंजाइम रहती है, एंटी फर्टिलाइन हार्मोन नहीं एंजाइम। तो यहाँ पे इसमें क्या रहता है कि कुछ शुगर रहते हैं, इसमें कुछ नहीं मॉडिफिकेशन ऑफ शुगर कहीं रहते हैं, और इसमें शुगर, तो दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ये सेल रिकॉग्नाइज करते हैं। अगर इसका यहाँ पे 2 से 4 यूनिट वाले शुगर मिलेंगे, यानी जो सिमिलर मिलेंगे, तभी ये फर्टिलाइज कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। इसलिए इसका मेन फंक्शन क्या है, सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन। तो हम लोग पढ़े कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है 3 चीज से मिलकर बना है, लिपिड, एक प्रोटीन और एक कार्बोहाइड्रेट। लिपिड का जो है वो बाइलेयर स्ट्रक्चर है, और जो टेल होते हैं अंदर साइड में रहते हैं, यानी इंटरनली अंदर साइड में रहता है। वो क्या काम करता है, क्यों अंदर आता है, क्योंकि उसमें हाइड्रोफोबिक नेचर का है, हाइड्रोफोबिक या नॉन पोलर नेचर का है, तो अंदर आता है क्योंकि प्रोटेक्शन फॉर एक्वस इन्वायरमेंट के लिए प्रोटेक्शन करता है। और पोलर जो है वो प्रोटीन से पोलर, और ये हेड जो है पोलर है और प्रोटीन का भी पोलर। इसमें कुछ बॉन्ड बनाए रहते हैं, हाइड्रोजन एंड आयनिक बॉन्ड उससे जुड़े रहते हैं, जिससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टेबल होता है। तो ये अब यहाँ पे हम लोग इतना चीज देख लिए, उसके बाद हमको देखना है, देखिए ये सब के अलावा यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल इसके अंदर जो लिपिड है, प्रोटीन है, कैसे मूवमेंट करती है, मूवमेंट को हम लोग समझ दे रहे हैं, मूवमेंट करती है। तो देखिए ये जो प्रोटीन है ये कम्प्लीटली धंसे हुए, स्ट्रिंग प्रोटीन ये कम्प्लीटली धंसे हुए। तो ये इधर भी मूव कर सकती है, ये जो प्रोटीन है वो इधर भी मूव कर सकती है या फिर इधर भी मूव कर सकती है, यानी कि लेटरल इधर भी मूव कर सकती है या इधर भी मूव कर सकती है, यानी कि लेटरली मूव कर सकता है। जब ये प्रोटीन लेटरली मूव करेगा तो लिपिड को धक्का देगा, कि जब ये इधर मूव करेगा तो लिपिड को धक्का देगा, लिपिड बाई लेयर का धक्का देगा, तो लिपिड भी मूव कर सकता है। यहाँ पे लिपिड जो है वो भी मूव कर सकता है। तो यहाँ पे लेटरल मूवमेंट, लेटरल मूवमेंट कौन कौन से शो करते हैं, जो लेटरल मूवमेंट है ना, एक तो प्रोटीन कर रही है, प्रोटीन अपने इधर ऐसे ऐसे कर रहा है, तो प्रोटीन कर रही है, लेटरल मूवमेंट जो है प्रोटीन शो कर रही है, प्रोटीन के साथ साथ लिपिड भी कर रही है, लिपिड। लेटरल मूवमेंट जो है वो प्रोटीन भी कर रही है और लिपिड भी कर रही है, दोनों लेटरली मूवमेंट कर रहे हैं। जो लेटरली मूवमेंट करते हैं ना, इसी के कारण हम लोग बताते हैं कि मेजरमेंट ऑफ फ्लूइडिटी को मेजर करते हैं, इसी के मूवमेंट पे हम लोग मेजर करते हैं, मेजर फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी जो इधर उधर मूव करते हैं, लेटरल मूवमेंट, इसी के आधार पर। और देखिए ये जो लिपिड है, लिपिड इधर से इधर जा सकता है, जो लिपिड है वो ऐसे मूव करता है, ये इधर जा सकता है, ये लिपिड इधर आ सकता है, यानी कि ये जो लिपिड है उधर पलट सकते हैं, ये लिपिड इधर पलट सकते हैं। तो ये इसका जो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होता है। एक दूसरा आता है, एक तो ये हो गया, और दूसरा आता है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट ओनली shown by सिर्फ लिपिड, फ्लिप फ्लॉप सिर्फ लिपिड करती है। तो लिपिड जो है लेटरल और फ्लिप फ्लॉप दोनों मूवमेंट शो कर रही है, लेकिन प्रोटीन जो है सिर्फ लेटरल मूवमेंट शो कर रही है, और लिपिड जो है वो लेटरल भी कर रही है और ऊपर नीचे भी कर रही है, इधर से उधर से, यानी कि फ्लिप फ्लॉप भी कर रही है। तो यही दोनों तीनों के कारण जो ये सब मेजरमेंट जो है ना, वो हम लोग मेजरमेंट ऑफ फ्लूइडिटी, मेम्ब्रेन का फ्लूइडिटी है, यही इसी के कारण है। फॉस्फोलिपिड की मूवमेंट और प्रोटीन के जो मूवमेंट है, इसी के कारण हम लोग इसको फ्लूइडिटी का मेजरमेंट करते हैं उससे। अब देखिए यहाँ पे फंक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का फ्लूइड होने का क्या क्या फायदा है, इंपॉर्टेंस ऑफ
फ्लूडिटी, फ्लूडिटी ऑफ मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्लूइड होने का क्या क्या हमारा फायदा है? देखिए, तो सबसे पहला तो सेल ग्रोथ, सेल ग्रोथ, सेल ग्रोथ जो होता है वो बड़ा फायदा है। जैसे छोटे छोटे सेल हैं, छोटे सेल हैं वो बड़े बड़े साइज के हो जाएंगे, तो जो इसमें स्ट्रेचेबल नेचर लग जाएगा, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्ट्रेचेबल नेचर है तो आसानी से वो बढ़ सकते हैं। जैसे वहां पे साइटोप्लाज्म जो है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म, जैसे साइटोप्लाज्म बढ़ेगा तो ये धीरे धीरे मेम्ब्रेन का साइज बढ़ता जाएगा, क्योंकि फ्लूइड नेचर का है, एक्सटेंसिबल है, तो ये सेल ग्रोथ में काम करते हैं। दूसरा सेल डिवीजन, सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में भी काम करता है। जैसे सेल डिवीजन है, एक सेल है ये, तो ये डिवाइड होकर दो सेल बन जाएंगे। सेल डिवीजन में जैसे एनिमल सेल, एनिमल सेल में धीरे धीरे यहाँ से इधर धीरे धीरे धंसते जाता है, जो फूरो, इसको जो फूरो बोलते हैं, धीरे धीरे अंदर की ओर धंसते जाता है, और धीरे धीरे ये धीरे 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 फूरो जिसको बोलते हैं, फूरो फॉर्म होता है। तो यहाँ पे धीरे धीरे दो सेल में डिवाइड हो जाएंगे, यहाँ पे दो सेल में डिवाइड होते हैं, यानी कि सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है, क्योंकि फ्रेगाइल नेचर का है और फ्लूइड नेचर का है, आसानी से ये फूरो बना लेता है। और तीसरा जो है इसका सीक्रेशन, सीक्रेशन, सीक्रेशन का कहने का मतलब है, जैसे ये बॉडी है, ये कोई सेल है, सेल से कुछ यूजफुल मटेरियल, यहाँ कुछ यूजफुल मटेरियल को बाहर निकालने का प्रोसेस जो होता है, बाहर निकालते हैं, उसको बोलते हैं सीक्रेशन। जो यूजफुल मटेरियल होता है, यूजफुल 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 मटेरियल को हम लोग बाहर निकालते हैं, उसको बोलते हैं सीक्रेशन। तो सीक्रेशन में भी हेल्प करता है, क्योंकि आसानी से बाहर निकाल सकता है। चौथा बड़ा अच्छा फायदा है इक्जोसाइटोसिस, चौथा बड़ा इंडोसाइटोसिस, 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 इंडोसाइटोसिस कर लेता है। जैसे मान लीजिए कि जैसे ये कोई सेल है, ये कोई सेल है, यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स इसके कांटेक्ट में आएगा तो सबसे पहले इसमें अटैच हो जाएगा, इसमें अटैच हो जाएगा, सबसे पहले अटैच होगा, धीरे धीरे सेल को मेम्ब्रेन को दबाएगा, तो मेम्ब्रेन जैसे दबेगा ये थोड़ा इस तरह से होगा, ये मेम्ब्रेन ऐसे दब जाएगा, ऐसे दब जाएगा, और मेम्ब्रेन कुछ यहाँ पे अटैच कुछ ऐसे चल जाएगा ये मॉलिक्यूल, फिर कुछ धीरे 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 फिर ये जो मेम्ब्रेन है ये कुछ ऐसे बना लेगा, वेसिकल्स के जैसा ऐसे बना लेगा, और ये यहाँ कुछ इस तरह से यहाँ पे पहुंच जाएगा, और धीरे धीरे ज्वाइंट हो जाएगा, ज्वाइंट होगा, उसके बाद ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से। तो पहले यहाँ से यहाँ गया, फिर इस प्रोसेस को फॉलो करते करते यहाँ चल जाएगा इंडोसाइटोसिस, इसको बोलते हैं। जब ये पूरा स्ट्रक्चर अंदर चल जाता है, इसको बोलते हैं फैगोसोम, 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 पूरे प्रोसेस को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस बोल देते हैं, कि सेल ईटिंग या फिर सेल ईटिंग, सेल ईटिंग, सेल ईटिंग प्रोसेस है इंडोसाइटोसिस या सेल ईटिंग प्रोसेस। ये क्या है? सेल ईटिंग प्रोसेस। तो धीरे धीरे ये अंदर पे करते हैं, फिर यहाँ पे कर बन जाता है, फिर अंदर वेसिकल्स के रूप में अंदर जाता है, वो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं, पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अंदर जाता है, इसको फैगोसोम बोल देते हैं। अब एक और बड़ा ही इसमें बहुत सेल टू इंटरसेलुलर जो चैनल फॉर्म करते हैं, वो देखिए अगला जो है एक इंटरसेलुलर जंक्शन, अगला जो है वो इंटरसेलुलर जंक्शन, यहाँ पे लिख देते हैं 5 नंबर है, इंटरसेलुलर जंक्शन फॉर्म करता है, इंटरसेलुलर जंक्शन। इंटरसेलुलर जंक्शन फॉर्म करने में बड़ा ही इसका हेल्प है। जैसे मान लीजिए कोई एक सेल है, ये सेल है, और कोई एक सेल ये दूसरा सेल है, तो इस पे कोई यहाँ पे लिपिड वाला जो चैनल है, पोरिन्स मान लीजिए कोई प्रोटीन्स है, पोरिन प्रोटीन्स है यहाँ पे, तो घूमते इस पे भी कहीं है, इस पे भी कहीं है, तो ये घूमते घूमते अगर इसके सीधा में आ जाए, यहाँ सीधा में आ जाए, और ये घूमते घूमते यहाँ सीधा में आ जाए, ये सीधा में आ जाए, सीधा, तो ये दोनों आपस में चैनल फॉर्म कर लेते हैं। दो सेल यानी कि इंटर, दो सेल है तो सेलुलर जंक्शन, इंटरसेलुलर जंक्शन, इससे मटेरियल जो है इधर पार हो सकता है, इसका मटेरियल इधर आ सकता है, इससे इंटरसेलुलर जंक्शन में भी ये हेल्प करती है। तो फ्लूइड होने का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड होने का बड़ा फायदा, सेल ग्रोथ कर सकता है, सेल डिवाइड कर सकता है, सिक्रेशन कर सकता है, इंडोसाइटोसिस हो सकती है, इंटरसेलुलर जंक्शन फॉर्म कर सकती है, ये बड़ा फायदा है फ्लूइड नेचर होने का प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है? फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें क्या है कि एक पहला सबसे फंक्शन है कि ट्रांसपोर्ट करवाती है, ट्रांसपोर्ट,
जैसे हम लोग ट्रांसपोर्ट लिखते हैं हमारे दिमाग में आता है बहुत बड़ा चैप्टर जो प्लांट फिजियोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं, ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ा चैप्टर आता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग दो चीज पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट एक पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक कौन सा? पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है? पैसिव जिसमें विदाउट एनर्जी से हमारा मॉलिक्यूल एक से दूसरे जगह आसानी से पहुंच जाए। एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी एटीपी यूज करके हम लोग उसको पहुंचाते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है ना, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, यानी कि कोई भी मॉलिक्यूल का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाता है। यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है, लो कंसंट्रेशन के यहाँ पे एटीपी का कोई यूज नहीं होता है, एटीपी यहाँ पे यूज नहीं होते हैं। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक आसानी से आराम से जा सकते हैं। एक्टिव में क्या होता है कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन पर पहुंचाना होता है, हाई अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि यहाँ पे मॉलिक्यूल बहुत सा थोड़ा सा है, इधर बहुत ज्यादा है, बहुत सा है, तो यहाँ इधर आसानी से अपने आप नहीं जाएगा। जिसके लिए यहाँ पे एटीपी का यूज करते हैं, एटीपी का यूज करते हैं और इधर से मॉलिक्यूल इधर पहुंचा देते हैं, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में। यहाँ पे एटीपी का यूज होता है और यहाँ पे एटीपी का यूज नहीं होता है। जो जैसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जैसे सोडियम पोटेशियम पंप हो जाएगा, ये सब क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट का सिस्टम। H+ ग्रेडियंट, हाइड्रोजन ग्रेडियंट, ये सब एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, यानी एनर्जी लेते हैं तब अपना काम करते हैं। और पैसिव में दो होते हैं, एक होते हैं सिंपल, एक क्या होते हैं, और एक होते हैं फैसिलिटेटेड। एक होता है सिंपल डिफ्यूजन और एक होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन में क्या होती है कि यहाँ पे आसानी से, जैसे इस मॉलिक्यूल के अंदर, जैसे ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन में ये सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ से आसानी से इधर से कोई भी मॉलिक्यूल आएगा, CO2 ले लेते हैं, इधर CO2 ले लेते हैं, ये आसानी से लिपिड के बाइलेयर के थ्रू सेल के अंदर पहुंच जाएगा। और एक CO2 जब जनरेट होगा यहाँ से, तो इसी चैनल के लिपिड के लेयर के थ्रू ये बाहर भी निकल जाएगा, यानी कि सिंपल डिफ्यूजन हो जाते हैं। तो सिंपल डिफ्यूजन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होते हुए, या जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, तो वाटर मॉलिक्यूल H2O है, तो H2O आराम से इधर से जाएगा, इधर से आ जाएगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू अगर वाटर मॉलिक्यूल आर पार हो रहा है, उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। ये एक टाइप का सिंपल डिफ्यूजन है। तो ये हो जाएगा, ये वाला भी आसानी से आराम से पहुंच जाएगा, सिंपल डिफ्यूजन। और एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए हमको प्रोटीन की जरूरत होती है, यहाँ पे प्रोटीन कोई काम नहीं करता, कोई भी प्रोटीन का जरूरत नहीं होता। सिंपल डिफ्यूजन कंसंट्रेशन के अराउंड हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई ना कोई प्रोटीन के काम करते हैं, तभी जाकर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी यहाँ पे भी प्रोटीन की आवश्यकता होगी, यहाँ पे भी प्रोटीन आएगा, जैसे पंप प्रोटीन आएंगी, तो यहाँ से प्रोटीन के प्रेजेंस में ही एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट जो डिफ्यूजन होती है वो भी प्रोटीन ही करवाता है। तो ये रहा हमारा ट्रांसपोर्ट फंक्शन इसका। अब यहीं पे अब साइंटिस्ट ने बोले कि अब अपना सारा थ्योरी ये बता चुके हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या क्या चीज होती है। तो कुछ साइंटिस्ट ने बोले कि अब सवाल हो जाए, कुछ प्रश्न पूछते हैं आपसे। बोले कि हाँ पूछिए। तो मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी होती है, फ्लूइड नेचर की होती है, तो बोले कि होती है। मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमेबल होती है, तो होती है। तो जो उनसे पूछा गया था सवाल, वही सवाल इनसे पूछा गया। तो अब पूछा कि क्यों फ्लूइडिटी क्यों होती है, तो वो बोले कि फॉस्फोलिपिड के कारण होती है। फॉस्फोलिपिड अपने में एक्रॉस में फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कर सकती है। प्रोटीन जो है, प्रोटीन अपना लेटरल मूवमेंट कर सकती है, इसलिए उसमें लिक्विडिटी मतलब लिक्विड यानी कि फ्लूइडिटी आ जाती है। तो ये अच्छी बात है। अब उनसे पूछा गया कि अब सिलेक्टिव नेचर बताइए कि सिलेक्टिव क्यों होती है। तो सिलेक्टिव वो बताया कि जितने भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन धसे हुए हैं, टनल है, कैरियर है या चैनल के रूप में है, वो अपना सेलेक्ट कर करके, जैसे सोडियम का चैनल है तो सिर्फ सोडियम का ही पार करेगा। पोटेशियम का चाहे रो भी दे तो फिर भी वो अपने के थ्रू, टनल के थ्रू जाने नहीं देगा। तो कुछ सेलेक्ट करके मॉलिक्यूल को अंदर भेजता है, इसलिए वो प्रोटीन के कारण कुछ सेलेक्टिव नेचर आ जाती है। तो इसीलिए ये मोस्ट एक्सेप्टेबल फ्लूइड मोजाइक मॉडल मोस्ट एक्सेप्टेबल है। क्यों? क्योंकि ये फ्लूइडिटी जो है वो बताती है, और सेलेक्टिवली परमेबल ये भी बता देती है। तो फ्लूइडिटी
फॉस्फोलिपिड के कारण, प्रोटीन के कारण फ्लूइडिटी आती है। सिलेक्टिव नेचर, प्रोटीन जो अंदर धसे हुए अपना कैरियर टनल ये सब का काम करे, इसमें ये भी नेचर आ जाती है। तो ये ओवरऑल हमारा रहा फ्लूइड मोजाइक मॉडल का पूरा कंसेप्ट। यहाँ से आपको ज्यादा सवाल कहीं भी छूटेगा नहीं, इतना अगर आपको आ जाएगा कंसेप्ट है तो ये कभी छूटेगा नहीं यहाँ से सवाल।